हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक डिस्कशन इंग्लिश का पेपर जो आपको पंजाब स्टेट में आया है PSSB के सीनियर असिस्टेंट का पेपर आया है। अभी रीसेंट पेपर है, तो अभी इसमें कैसा लेवल आता है लेट्स सी। तो इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन होता कितना है, 10 से 15 नंबर का, हद से हद। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन है। जैसे कि आप जानते हो कि ग्रामर भी हेल्प करती है इसके अंदर, तो हमें चूज़ द करेक्ट वर्ड। अभी हमें करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। द शॉप हैज़न्ट ओपन्ड। इस टॉपिक में आपको दिख रहा होगा जो ये वर्ड्स है ना, ये कौन है, ये कंजंक्शन है मैक्सिमम। ये सब कंजंक्शन में पढ़ते हैं हम लोग। कंजंक्शन के हर वर्ड की डिस्कशन होती है क्लास में। हम बताते हैं कौन सा कंजंक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। जैसे एंड के बारे में आपको बताया जाता है कि एंड तब आता है जब पहला क्लॉज जो भी बोले सेकंड सेंटेंस एग्री करे, है ना, फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड उसको एग्री करे, तो एंड कंजंक्शन आ जाता है। यानी कि पहले में जो भी कुछ कहा जाए, पीछे वाला लाइन उसके साथ में एग्री करे, तो एंड कंजंक्शन दोनों लाइन्स को कनेक्ट करता है। सो जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को कनेक्ट करता है। सो कॉन्सिक्वेंस को कैसे करता है, जैसे अगर हमने कहना है इट वॉज़ रेनिंग सो वी डिडंट गो, तो इट वॉज़ रेनिंग, तो फिर वो आप उसका नतीजा क्या निकला कि हम नहीं गए, है ना। तो सो क्या कह रहा है, नतीजे वाली लाइन को जोड़ रहा है। जो एक लाइन काम के होने या ना होने का किसी कारण की वजह से काम हुआ या नहीं हुआ, तो वो नतीजा क्या निकला, काम हुआ या नहीं हुआ। तो सो कॉन्सिक्वेंसेस को जोड़ने वाला एक कंजंक्शन है। ऑल्दो जो होता है ना, वो आप दिखाते हो कि बेशक ऐसा हुआ फिर भी सफलता नहीं हाथ में आई, है ना। एक प्रयास को फेलियर में दिखा सकता है ऑल्दो या दो। तो दो जो है ये वन ऑफ दोज वर्ड जिनमें आप दिखाते हो दो ही ट्राइड हार्ड येट ही डिडंट गेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे दो क्या शो कर रहा है, ट्रायल शो कर रहा है उसकी साइड से, बट साथ में येट उसको कंपेनियन मिलता है जिसके अंदर हम क्या शो करते हैं कि वो ट्रायल मिलने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लाइन क्या कह रही है, द शॉप हैज़न्ट ओपन्ड येट, ये एडवर्ब मांग रही है। एक समय का ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कह रही हूँ, एक समय का पॉइंट क्लैरिफाई करता हुआ एक एडवर्ब चाहिए। लाइन एज यू कैन सी नेगेटिव है, तो एक एडवर्ब होता है येट जो यहाँ पे पड़ा है, जो कंजंक्शन भी यूज़ होता है ऑल्दो के बाद में। लेकिन येट एक एडवर्ब होता है जो कहता है फिर अभी तक, अभी तक, है ना, जिसका मीनिंग होता है अभी तक। तो कोई भी काम नहीं हो पाया है अभी तक। सो द शॉप हैज़न्ट ओपन्ड येट। तो जब हम कंजंक्शंस पढ़ाते हैं तब भी हम बताते हैं, और जब हम एडवर्ब्स पढ़ाते हैं तब भी बताते हैं कि येट जो है वो दो जगह पे दिखता है। ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड येट ही फेल्ड, तो येट यहाँ पे कंजंक्शन का कोरिलेटिव वर्ड है। और जो येट अकेला एडवर्ब बतौर यूज़ होता है, टाइमिंग की तरह यूज़ होता है, जिसका मीनिंग हो जाता है अभी तक। तो काम नहीं हो पाया है अभी तक। जैसे इसका ऑपोजिट में बताऊँ, एक ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। तो आपने कहना है काम पहले से हो गया है, डन वन। तो डन एक्शंस के लिए हम एक एडवर्ब यूज़ करते हैं ऑलरेडी, और अनडन एक्शंस के टाइम पर वो एडवर्ब क्या बन जाता है, येट, अभी तक नहीं हो पाया है। तो द शॉप हैज़न्ट ओपन्ड येट, अभी तक शॉप नहीं खुला है। नेगेटिव एक्शंस के साथ इसका एग्रीमेंट चलता है। आई होप सारे ऑप्शंस आपको क्लैरिफाइड होंगी। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ यू फील चिली यू माइट क्लोज अ विंडो दैट इज़ लेटिंग इन ड्राउट, है ना। What does the word drought mean in the above sentence? इसका नॉर्मल जो मीनिंग है वो भी आ सकता है, कई बार लाइन के हिसाब से मीनिंग चेंज भी हो सकता है। तो फिलहाल तो इसका मीनिंग है कोल्ड विंड। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख ही सकते हो, ए इज़ द राइट आंसर, कि जो इसके मीनिंग को ही डिक्लेयर कर रहा है। तो ये इसका ए ऑप्शन आंसर था। अब देखो ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन हुआ ना, लाइन में अब वर्ड यूज़ किया, कई बार आपको यूज़ से भी पता चल जाता है, कई बार लाइन में आने की वजह से वर्ड का मीनिंग जस्टिफाई हो जाता है, क्लैरिफाई हो जाता है। तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, राइट। नाउ वी हैव 98th क्वेश्चन, दैट इज़ ऑफ नरेशन। नरेशन कौन होता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। स्कूल में सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है स्कूल के बच्चे को, बट जब आप MCQs में इसको फेस करते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में फेस करते हो, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। मतलब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि स्पीच क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, और ये एक ग्लांस में समझ में आ जाएगा। जब इन्वर्टेड कॉमास हैं तो डायरेक्ट है, जब इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो स्पीच इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में ढूंढना है अब हमें, है ना। तो आप सब दूसरा ये देखना कि रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कौन सा टेंस है। रिपोर्टेड वर्ब जो पहला पार्ट होता है, जिसमें आप जानते हो से लिखा होता है, सेड लिखा होता है, विल से लिखा होता है, क्योंकि अगर वहाँ पास्ट हुआ
तो ये टेंस बदलेगी लाइन, अगर वहाँ पास्ट नहीं हुआ तो ये लाइन टेंस नहीं बदलेगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, द बॉय सेड टू मी में सेड दिख गया हमें, सेड मतलब पास्ट रिपोर्टेड वर्ब दिख गया। अब हमें कंफर्म हो गया कि जो भी ये कैन है ना, ये कैन नहीं रहेगा, ये कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, पहली ऑप्शन में कैन को कैन रखा, ये आंसर हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन में भी कैन को कैन रखा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आप देखो 50% ऑप्शंस हट गई आपकी। तो नरेशन जब हम सॉल्व करते हैं ना, कभी इनको सॉल्व नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग गिवन लाइन में से जो मैसेज गिवन है आपको, जो लाइन में बात बताई गई है, जो चीज़ें गिवन है आपको क्वेश्चन में, उनके अकॉर्डिंग रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले आपने क्या देखना है, डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट है। अगर इन्वर्टेड कोमास के साथ है तो डायरेक्ट है, अगर इन्वर्टेड कोमास के साथ नहीं है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हुई। अब डायरेक्ट स्पीच में दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है। रिपोर्टेड वर्ब में सेड है, से है या विल शेल है। तो जब रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो स्पीच के टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। स्पीच में जो भी टेंस होगा उसको एज इट इज़ रखा जाएगा। लेकिन जब रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस हो तो स्पीच अपने टेंस को चेंज करती है। चेंज करने का मतलब, कैन है ना लाइन में, तो कैन को कैन आंसर नहीं करेगा। तो ए और बी ऑप्शंस में कैन था तो हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, वाई टू रीड, क्योंकि जब वो ऑप्शंस आंसर बन ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें टेंस बदला नहीं, ये गलत है। तो ए और बी क्रॉस हुई। देखो मैं बता रही हूँ तो इट इज़ टेकिंग टाइम, लेकिन जब आप इन चीज़ों को माइंड में रखकर इस अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे ना तो यू विल टेक लेस टाइम, तो आपको बहुत कम समय लगेगा। तो 2 ऑप्शंस क्रॉस हुई, लास्ट 2 ऑप्शंस में आंसर हो सकता है ना। तो द बॉय सेड टू मी कैन यू गिव मी अ पेन, सो द बॉय आस्क्ड मी, देखो यहाँ पे भी आस्क्ड, यहाँ पे भी आस्क्ड, इसके बाद क्या आया, यहाँ पे मी नहीं है, द बॉय आस्क्ड इफ, यहाँ पे मी भी है, तो प्रेफरेंस ये बनती चली जा रही है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हम इसको प्रेफरेंस तो नहीं मान पाएंगे ना। तो जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ चल रही लाइन उसको हम प्रेफरेंस मान सकते हैं। सो द बॉय आस्क्ड मी इफ़, जो लाइन एक हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है उसकी कंजंक्शन का रोल करता है इफ़ या करता है वेदर। तो इफ़ या वेदर में से कोई हो सकता है, यहाँ दैट नहीं लग सकता। तो बाय चांस दोनों सेंटेंसेस में इफ़ है लेकिन सी ऑप्शन में मी ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो हम डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। सो द बॉय आस्क्ड मी इफ़ आई कुड, अब बॉय के हिसाब से सोचना है ना, सॉरी यू जो है वो सेकंड पर्सन होने के वजह से किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, लाइन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू की जगह आई आ गया क्योंकि यहाँ मी था ना। तो इफ़ आई कुड गिव हिम अ पेन, तो दिस इज़ द आंसर। तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस में कैन होने की वजह से एलिमिनेट हुई, थर्ड ऑप्शन में ऑब्जेक्ट मिसिंग होने की वजह से प्रेफरेंस फोर्थ बन गई आपकी। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। नाउ वी हैव पिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट एक्सप्रेशन एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जो स्टेट जॉब्स होती है ना उसमें 1 या 2 नंबर का नरेशन, 1 या 2 नंबर का वॉइस आता है। तो जिन भी बच्चों का स्टेट जॉब्स का पेपर टारगेट हो तो ध्यान रखें कि आप 1-2 नंबर का वॉइस नरेशन ज़रूर फेस करेंगे। तो उसके लिए एटलीस्ट आपको नरेशन का टॉपिक और वॉइस का टॉपिक MCQs के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा। तो वॉइस में क्या कहता है, द शेफ़ प्रिपेयर ऑल द डिशेस। अब आप वॉइस में याद है आपको अगर अपने क्लासेस अगर अटेंड किए हैं या कहीं पढ़ा है या आपने सेल्फ स्टडी किया तो आपको पता हो शायद कि प्रिपेयर्ड कौन है, सेकंड फॉर्म। टेंस क्या है, लाइन का पास्ट है। वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन चाहे आप प्रेजेंट से पास्ट में करें चाहे पास्ट से प्रेजेंट में करें, आप टेंस नहीं बदल सकते कभी भी ना। तो प्रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म है ना, तो आंसर भी सेकंड फॉर्म से ही बनेगा, पास्ट टेंस से बनेगा, मतलब वॉज वर से बनेगा। तो प्रिपेयर्ड देख के समझ में आ गया, वॉज वर चाहिए ऑप्शंस में। ए में वॉज वर है, बी में नहीं है, गया बी ऑप्शन है ना। सी में भी वॉज वर है, डी में नहीं है। तो आप देखो 2 ऑप्शन फिर एलिमिनेट हो गई। तो ए और सी में आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वॉज वर चाहिए। तो ए बोलता है ऑल डिशेज वर प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, बी बोलता है, सी बोलता है ऑल डिशेज वर प्रिपेयर्ड बाय द शेफ्स। तो शेफ्स वाला ऑप्शन इनवैलिड हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में CHEF है सिर्फ। तो आंसर इज ए ऑप्शन। तो दोनों क्वेश्चन देखा आपने। वॉइस और नरेशन की क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे किन पॉइंट्स के बेसिस पर आपने रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। और ये जो एलिमिनेशन वाला मेथड है ना, ये टाइम कम लेगा आपका और आंसर जल्दी मिलेंगे और सही मिलेंगे। तो ये बेस्ट वे है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो सॉल्व किए जाते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन से किए जाते हैं। तो वॉइस नरेशन दोनों वही टॉपिक्स हैं जो एलिमिनेशन से किए जाते हैं। आई विश ये दोनों क्लियर हुए हों आपको। और चलते हैं नेक्स्ट पर। 100 क्वेश्चन पर क्या है, हमें करेक्टली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना था।
4 ऑप्शंस हैं, चारों में सेम ही वर्ड है बट एक स्पेलिंग इधर उधर किया है, तो हमें ये पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो ये तो देखो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने रीडिंग के दौरान डबल लेटर दिखते हैं, कोई वर्ड का स्पेलिंग आपको नहीं आता है, तो रीडिंग के दौरान उन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ट्राई टू कीप दोज वर्ड्स इन योर माइंड कि आपको कभी वो वर्ड फेस करना पड़े तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट विच वन इज़ वैलिड एंड विच वन इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये वो प्रॉब्लम है जो वोकैबुलरी की तरह ही आपको धीरे धीरे इम्प्रूव होता दिखेगा। ये एकदम से इम्प्रूव होने वाला सेक्शन नहीं है। देयर इज़ नो फॉर्मूला फॉर दिस, वी हैव टू लर्न दैम, हमें लर्न ही करना पड़ता है। ठीक है, चलो थोड़ी सी तो फोनेटिक्स से पता चल जाती हैं, बट आप फोनेटिक्स पढ़ने बैठोगे उससे पहले तो आप याद ही कर लोगे। तो जो स्टुपेंडोज है उसका स्पेलिंग जो है वो STUPENDOUS होता है, डबल ओ नहीं होता है, सिंगल ओ नहीं होता है और DIS नहीं होता है। तो ये सेकंड वाला वर्ड का स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है, मतलब कि सिमिलर, इसका मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। तो अबैंडन का मतलब अगर आप समझते होंगे तो उसका मतलब होता है लीव करना, है ना, जो चीज़ों को छोड़ना, छोड़ देना। और देखो हमें इसका सिमिलर ढूंढना है, तो हम छोड़ने की मीनिंग को मीन करने के लिए देखो अलाउ नहीं हो सकता, कंटिन्यू नहीं हो सकता, होल्ड नहीं, उससे पहले कौन ऑप्शन वैलिड होगा, रीलिंग्विश, है ना। तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग, अबैंडन के अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। डेंटी मतलब का जैसे आप इसको डिसेंट से जोड़ सकते हो, ब्यूटी से जोड़ सकते हो, डिलीशियस से जोड़ सकते हो, टेस्टी कह सकते हो, ये इसका मीनिंग है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग, लेकिन है पॉजिटिव मीनिंग है। तो हमने अब इसका क्या ढूंढना है, ऑपोजिट ढूंढना है। तो जो भी है, ब्यूटीफुल कह लो, टेस्टी कह लो, डिलीशियस कह लो, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड, अट्रैक्टिव कह लो, डिसेंट कह लो, ये सब इसके सिनोनिम्स है। आगे के देखो एलिगेंट, सॉरी हाँ, ये एलिगेंट क्या है, इसका सिनोनिम हो गया, सेम हो गया, तो ये नहीं जा सकता। टेस्टी भी इसका एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सिमिलर हो गया, नहीं जा सकता। नीट भी इसका नहीं जा सकता क्योंकि सिनोनिम ही हो गया। तो ऑपोजिट कौन जाएगा, क्रूड। तो क्रूड का मतलब जो डिसेंट ना हो, है ना, जो रफ हो, जो जिसमें जो सोफिस्टिकेटेड ना हो, जो फुल ऑफ ब्यूटी ना हो, ये इसका मीनिंग होता है। तो इन 3 वर्ड्स को तो आप इसका सिनोनिम कह सकते हो, लेकिन फोर्थ वर्ड ही इसका ऑपोजिट है, तो हमें ऑपोजिट ही ढूंढने बोला था। तो डी आंसर मार्क किया होगा बच्चों ने, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, एरर आया आपके पास में और बड़ा सिंपल एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एरर है कि लाइन का जो सब्जेक्ट होता है वर्ब हमेशा उसके अकॉर्डिंगली आती है। सिंगल सब्जेक्ट की वर्ब सिंगल और प्लूरल की वर्ब प्लूरल। स्टेट जॉब्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, है ना। तो ऑल द जैकल्स वॉज इन डिस्पेयर, अब सिंपल सी बात है, ऑल द बॉयज़ वॉज नहीं वर, ऑल द बुक्स वॉज नहीं वर, ऑल द पार्टिसिपेंट्स वॉज नहीं वर, ऑल विद काउंटेबल नाउन्स, ऑल विद काउंटेबल नाउन वॉज नहीं वर। तो आपको दिखा कौन सा पार्ट गलत हुआ, बी पार्ट। ए में लिखा ऑल द जैकल्स और बी में आया, बी पार्ट में आया वॉज, तो वॉज गलत है, तो आंसर इज बी ऑप्शन, बी बन गया। बाकी सारी लाइन पूरी तरह से ग्रामेटिकली फिट है। ये था ग्रामर का एक छोटा सा सवाल। नाउ क्वेश्चन 104 पे क्या है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। अगर जैसे देखिए हम लोग जब यहाँ क्लासेस लगवाते हैं तो ये इडियम बहुत बच्चों को लर्न हो चुका होता है। हर दिन 15 इडियम हम क्लास में डिस्कस करते हैं, मिनिमम 15, मैक्सिमम तो जितने हो पाए उस दिन पर, जितना टाइम मैनेज हो जाए। तो हर दिन हम इडियम डिस्कस करते हैं क्लासरूम में। तो उनका बेनिफिट क्या है, स्टूडेंट्स खुद मुँह से कहते हैं कि हाँ हमें आपका पढ़ाया हुआ पेपर में मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो बहुत, जबकि वास्ट है, वोकैबुलरी जो है वो बहुत वास्ट ग्राउंड है, फिर भी बच्चे इसको माइंड में रख सकते हैं, रिटेन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इडियम्स एक ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ लर्न करना नहीं आना चाहिए, आपको उसको माइंड में रिटेन करने के लिए एक स्टोरी फॉर्म करके रखना पड़ता है। तो जब मैं क्लास में करवाती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको इडियम को रिलेट कर दूँ किसी सिचुएशन, किसी स्टोरी से, ताकि वो उनको डेप्थ में समझाया जा सके। क्योंकि इनका सरफेस पे मीनिंग नहीं समझ में आता, इनके गिवन वर्ड्स में इसका मीनिंग नहीं जज किया जा सकता। तो आप देख सकते हो अंडर द वेदर, अंडर द वेदर में आप सोचोगे मौसम की बात हो रही है, जबकि अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आप अनवेल, सिक, इल, बीमार, अनहेल्दी फील कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अंडर द वेदर। सो आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, इसका मतलब है आई एम फीलिंग अनवेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी वेल नहीं जा सकता इसका आंसर, बी वेल तो हमें हेल्थ सुधारने को बोल रहा है। बी अलर्ट तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। नॉट वेल इज कैन बी द आंसर ओनली व्हेन द वेदर इज़ नॉट गुड। अब देखो वेदर की बात तो है ही नहीं, इसके मीनिंग में ही नहीं है, इसीलिए ईडियम्स को
हमेशा लर्न करना पड़ता है, समझ कर लर्न करोगे तो आपको लॉन्ग रन याद रहेंगे, हमेशा उनको याद रख पाओगे। अगर आप सिर्फ लर्न करोगे, क्रैम करोगे, तो वो थोड़े पल के बाद आपके माइंड से जा चुके होंगे। सो अंडर द वेदर का मतलब होता है अनवेल, मतलब कि नॉट वेल। तो आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, अब आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का एक क्वेश्चन आया। सेलेक्ट अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कौन होते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। खूब सारे वर्ड्स होंगे, उनको रिप्लेस कर सकता है एक वर्ड, ऐसा हमें एक वर्ड बताना होता है। तो जैसे हम कहें कि जहाँ पे बहुत सारे पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे पक्षियों को रखा जाता है, एक बड़ा सा केज कह लो, है ना। सो अ लार्ज केज, बिल्डिंग और एनक्लोजर, एक बंद जगह, एक केज, एक बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स इन, ये ध्यान में रखना है। ये वर्ड से आपको सारा का सारा मीनिंग क्लैरिफाई होगा। सो आपके सामने 4 वर्ड्स है ना, देखो ये वर्ड होता है एवियरी, इसका मतलब है जिसमें आप वो रखते हो, बीज वगैरह रखते हो, बर्ड्स वगैरह रखते हो, तो ये वर्ड है आपका एवियरी। और साथ ही वर्ड आता है, एक ऑप्शन है लास्ट में, सी ऑप्शन देख सकते हो आप। एवियरी वर्ड जो है वो इसका आंसर है, लेकिन एपियरी वर्ड क्या होता है? लेट्स सी। एपियरी वर्ड होता है जहाँ पे बीज रखी जाती हैं, एवियरी वर्ड होता है जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं। और कैरन वर्ड तो वैसे भी ना, जैसे कह लो मतलब सड़ा हुआ मांस पड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं। इसको तो इस फ्रेज से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है वो भी एक जगह जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं, और ये जो है ये बीज वगैरह रखी जाती है ना, एपियरी, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है। तो आंसर कौन है हमारा? सी नहीं है, ए आंसर है, मतलब ए ऑप्शन आंसर है। गिवन क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट हमारे पास है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप, अरेंज दीज पार्ट्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। अब देखो ये एक सेंटेंस है जिसकी टुकड़े गिवन है आपको, 5 पार्ट्स में सेंटेंस जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले हमें अपना फर्स्ट लाइन ढूंढना है। और देखो ये अरेंजमेंट बना के दिए गए आपको, तो ये शफल्ड लाइन है, लाइंस नहीं है, लाइन है शफल्ड, यानी एक तरह से एक मैसेज कंप्लीट है जिसको टुकड़े कर दिए गए हैं और उनके टुकड़े बिखरे पड़े हैं, हमें अरेंज करना है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन। तो आप देख सकते हो, अगर आप पूरी लाइंस को पढ़ोगे, वेल इन द टाइम एंड विद इन द डिज़ायर्ड कोस्ट, क्या ये शुरू कर सकता है? वेल इन टाइम, तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, इससे पहले कोई तो मैसेज आ चुका होना चाहिए, तब ये इसके साथ असिस्ट कर सकता है, इससे बिगिनिंग नहीं कर सकते हम लोग ना। देखो द रिजल्ट इज़ द अचीवमेंट ऑफ गोल। अब ये भी चलो मान सकते हैं कि द रिजल्ट इज़ अचीवमेंट ऑफ गोल, तो चलो मान सकते हैं, चलो इससे भी शुरू होगा, लेकिन फिर भी वी हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस फर्स्ट कि क्या इससे बेहतर बिगिनिंग मिल सकती है हमें। ऑर्गेनाइज्ड इन एन राइट मैनर, अब ऑर्गेनाइज्ड व्हाट, क्या ऑर्गेनाइज हुआ, इसके पास भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। टैलेंट्स इन द कंट्री एंड व्हेन दे आर, तो ये भी हाफ इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट पढ़ेंगे तो द पब्लिक सेक्टर हैज़ वन ऑफ द बेस्ट, ये फिर भी बिगनिंग क्लॉज, बिगनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है। तो अगर हम कहें कि पहला लाइन हमारा 5 है, तो आप देखो सभी ऑप्शंस 5 है, तो यानी वो वाला लाइन जो था ना रिजल्ट इज़, वो है ही नहीं ऑप्शंस के अंदर कहीं पे भी। तो 5th जो ऑप्शन है वो हमारी फर्स्ट लाइन डिक्लेयर्ड है। अब आते हैं इसका सेकंड लाइन कौन होगा 5th के बाद, द पब्लिक सेक्टर हैज़ वन ऑफ द बेस्ट। आपको अगर ग्रामर का एक रूल याद हो, देखो वन ऑफ द बेस्ट में आगे कुछ भी नाउन ले आऊँ, बुक नहीं ला सकती मैं, बुक्स ला सकती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट बॉय नहीं लिख सकती मैं, बॉयज़ लिख सकती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट कुछ भी मार्कर नहीं लिख सकती मैं, मार्कर्स लिख सकती हूँ। यानी कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आ रहा है ना, वो कौन सा आ रहा है? प्लूरल। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कह सकते हैं, बुक नहीं कह सकते। मैं जो कहना चाह रही हूँ ना कि इसके बाद एक नाउन जो भी आएगा ना वो प्लूरल होना चाहिए। तो वन ऑफ द बेस्ट जो भी है, द पब्लिक सेक्टर हैज़ वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स कह सकते हैं ना। बाकी ऑप्शन देखो, किसी में भी प्लूरल नाउन नहीं है, रिजल्ट सिंगल है, ऑर्गेनाइज तो वैसे नहीं मैच करेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट के बाद नाउन और वो भी प्लूरल, तो हमारा टैलेंट्स जा सकता है ना। यानी पहली लाइन हमारी हो गई 5 ऑप्शन, सेकेंड लाइन हमारी हो गई 4th ऑप्शन। तो आप देखो 5th के बाद 4th वाली ए ऑप्शन है, बाकी किसी में नहीं है। फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि हमारा ए ऑप्शन सूटेबल है। तो पहला, द पब्लिक सेक्टर हैज़ वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन द कंट्री एंड व्हेन दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द राइट मैनर,
द रिजल्ट इज द अचीवमेंट ऑफ गोल वेल इन टाइम एंड विद इन द डिज़ायर कोर्स। तो आप देखोगे लाइन का मैच कर रहा है सारा का सारा बेस। तो पहली दो लाइन से ही हमें अपनी सारी लाइन्स अरेंज करने में मदद मिल गई। सो आंसर बना हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स ये मैच किया। तो हमें पता चला फिफ्थ लाइन पहली होगी, फोर्थ लाइन सेकंड होगी, और ये ऑप्शन सिर्फ ए है। तो बाकी हमने पढ़ के भी देखा कि सारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट करेक्टली कंपोज किया जा सकता है बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स। आगे हमारे पास है फिलिप्स का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल पर बेस्ड है। ए एंड द का एप्रोप्रिएट यूज आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी क्लोज टू कमला's हाउस। तो यूनिवर्सिटी दो इट बिगिन्स विद यू, वन ऑफ द वॉवल्स यू से शुरू होता है, वॉवल से शुरू होता है, लेकिन साउंड इज़ नॉट वॉवल, बिकॉज यू जो होता है ना, यू ये है तो AEIOU में से एक बंदा, एक लेटर जो वॉवल फैमिली का मेंबर है। बट ये दो तरह की साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, कॉन्सोनेंट भी और वॉवल भी। जैसे अगर मैं कहूँगी यूज़फुल, जैसे अगर मैं कहूँगी यूनिक, जैसे यूनिवर्सल, या हम कहेंगे यूरेनियम, या हम कहेंगे यूनिवर्सिटी। यू से शुरू है लेकिन साउंड देखिए किसकी है, वाई की आवाज़, य की आवाज़ है ना। तो य की आवाज़ ये वाई के साउंड से आया। जब हम अम्ब्रेला कहेंगे, जब हम अगली कहेंगे, जब हम अर्बन कहेंगे, तो ये यू अ की आवाज़ देता है, अ की आवाज़। तो मतलब ये वॉवल साउंड पर आ जाता है। तो यू जब वाई साउंड दे तो ये कॉन्सोनेंट केस है, यू जब अ साउंड दे तो ये वॉवल केस है, तब इसमें हमेशा ए आर्टिकल आता। लेकिन वाई साउंड होने पर इसमें हमेशा अ आर्टिकल आएगा। तो यूनिवर्सिटी ने द क्यों नहीं लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी किस जगह की है, यूनिवर्सिटी के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र, यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन साथ में नहीं जुड़ा, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी के सामने द नहीं आ सकता। तो आंसर इज सी ऑप्शन। सो देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी क्लोज टू कमला's हाउस। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनर की बात की जाए। डिटर्मिनर कौन होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। इफ़ वी आर गिवन अ प्लूरल नाउन विद देम तो दे विल बी प्लूरल, यानी दिस दैट सिंगुलर के साथ में कंपैटिबल है, दीज दोज प्लूरल के साथ में कंपैटिबल है। और जो देम होता है ना, दैट प्लेज द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट। तब सबसे पहले तो काटा ही किस पे लगेगा, देम पे, क्योंकि वो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव फेस है, वो सब्जेक्टिव फेस नहीं है। दे आर हो सकता है लेकिन देम आर इज़ ऑलवेज रॉन्ग। दूसरी बात, आर को देख के समझ में आ ही गया होगा ये जो सब्जेक्ट है यहाँ कैसा होना चाहिए, प्लूरल केस। सो दैट दिस आर नहीं होता, दैट आर नहीं होता, तो आंसर इज दोज आर। कितना इजीली हम आंसर तक पहुँच गए ना। देम के साथ आर नहीं जा सकता, देम तो ऑब्जेक्टिव फेस है। दिस दैट सिंगुलर होने की वजह से आर के साथ दे आर नॉट कंपैटिबल, तो तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हुए ऑब्वियसली, तो कौन बचेगा, दोज आर। सो दोज आर द साउंड्स ऑफ मैनी हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट इज choose the one that can be substituted for the given words। तो given words की जगह जिसको आप यूज़ कर सकते हो, having many different types of things। आप खुद सोचो, many different types of things को देखते ही समझ में आ गया होगा क्या चीज़, miscellaneous है ना। बाकी ऑप्शंस को तो ऐसे कन्फाइंड नहीं हो सकता। अनकलर्ड तो क्या ही मीनिंग देगा यहाँ पे, अनडाइवर्सिफाइड तो इसका ऑपोजिट हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स को अपने अंदर रखे डिफरेंट टाइप्स के लिए, तो वो मिसलेनियस ही होता है ना, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस को मार्क कर देते हो। तो ये तो अगर आपको थोड़ा सा लेवल कहते हैं, थोड़ा सा नॉलेज भी हुआ ना, तो भी आप इसको जज कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 109। नाउ द लास्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। पेयर मतलब होमोफोन्स। होमोफोन्स पता क्या होते हैं, जिनकी ना साउंड सेम होती है। फोन्स मतलब साउंड, तो सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं। दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट दे हैव सेम साउंड। जैसे हम नहीं बोलते, एक वर्ड आता है जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट आ जाता है, तो ये दोनों की साउंड एक है लेकिन स्पेलिंग अलग है, यूसेज ग्राउंड अलग हैं। तो होमोफोन्स ये भी पेपर में आते हैं, ये भी वोकैबुलरी का सेक्शन है, राइट। तो होमोफोन्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ देखना है। सो माई सिस्टर, I'm so sorry, my legs are and feet drew a lot of attention, especially my ankle and dash। इसको फिल करना है हमने, ठीक है। We have, second line is we have time to rest and recover and dash our injuries।
पहले लाइन में हम बॉडी पार्ट का जिक्र कर रहे हैं, सेकंड लाइन में हम रिकवरी का जिक्र कर रहे हैं, जो किससे रिकवरी चाह रहे हैं हम लोग, इंजरी से। तो एक वर्ड होता है HEEL, हील, ये बॉडी पार्ट है हमारा, है ना, पाँव का एक हिस्सा है, हील, एड़ी बोलते हैं हम इसको। एक वर्ड होता है HEAL, हील, ये हम इंजरी को, ज़ख्म को या कोई भी फिज़िकल एलिमेंट को हम रिकवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हील होना, हील करना। तो देखिए पहली लाइन में माई लेग्स एंड फीट ड्रू अ लॉट ऑफ अटेंशन स्पेशली माई एंकल और हील्स। आई होप समझ आ गया होगा ना, एंकल और हील्स। दूसरे में बॉडी पार्ट का जिक्र हुआ ना, वी हैव टाइम टू रेस्ट एंड रिकवर एंड डैश आर इंजरी। यहाँ पर हमें चाहिए हील, अपनी इंजरीज, अपनी प्रॉब्लम से उभरने वाला वर्ब, तो हील। तो पहले में HEEL वाला और विद S आएगा ना, हील्स, चारों में हील्स है बस, तो वो तो आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं। और दूसरे में हील चाहिए और हील्स नहीं चाहिए, है ना, हील्स नहीं चाहिए। वी हैव टाइम टू रेस्ट एंड रिकवर एंड हील, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो दिस इज़ द आंसर, बी इज़ द आंसर हेयर। तो ये था PSSSB सीनियर असिस्टेंट का पेपर, जिसमें आप देख सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, वो टफ़ नहीं थे, क्योंकि स्टेट जॉब्स में ना इतना टफ़ ग्रामर नहीं आता, इतना टफ़ नहीं आता, लेकिन अगर आपने नॉलेज नहीं गेन किया तो ये भी टफ़ हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए ना। हाँ, वोकैबुलरी थोड़ा सा करना पड़ता है, और वॉइस नरेशन बहुत ज़रूरी सेक्शन है इस पार्ट में, इस पेपर्स में। और इस पेपर के बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि अगर आप लोगों को कोचिंग का इंटरेस्ट, आप कोचिंग में इंटरेस्टेड है, मतलब आपको लगता है कि ये सब चीज़ें भी हम भी बिना सोचे ही आंसर दे पाएँ, बिना ज़्यादा सोच दिमाग दौड़ाए आंसर दे पाएँ, नॉलेज कैसे बढ़ाएँ, तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिस कोर्स में आपको पूरा डेली 3 से 4 घंटे की देखिए क्लासेस मिलेंगी। 4 to 5 मंथ्स का कोर्स रहेगा ड्यूरेशन। स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स सब यहीं से मिलेगा आपको ना। और रिजल्ट ऑब्वियसली बेटर होंगे, बेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपका टेस्ट भी लेंगे सारी चीज़ों का, ठीक है। सो अगर आप एक बार यहाँ एनरोल करवा देते हो ऑफलाइन बैच में, तो आपको वीडियो कोर्स का एक्सेस भी मिलेगा, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आपका यहाँ पे ग्रीन कार्ड बनता है। ग्रीन कार्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन कार्ड का मतलब होता है कि आप यहाँ लाइफ टाइम स्टूडेंट हो गई, मतलब वंस यू हैव जॉइंड हेयर, आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्लियर करके जॉब कंफर्मेशन तक यू विल बी स्टूडेंट ऑफ ब्राइट एकेडमी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ अगर आपको चाहिए कि आपने ज्वाइन करना है, चंडीगढ़ ब्रांच में आना है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड द कांटेक्ट नंबर इज़ 9988442200। बड़ा इजी सा नंबर है, आपको माइंड में रखना भी आसान होगा। इस पर आप कॉल करके सारी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। और विजिट करने के लिए जगह सेक्टर 15 में मध्य मार्ग पे पड़ता है, चंडीगढ़ में। और अगर मैं आपको लैंडमार्क बताऊं तो PGI रोड पड़ता है ये, और इसके बिल्कुल पास में, हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास में पेट्रोल पंप एक लैंडमार्क की तरह आप देख सकते हो। तो जिन्होंने ज्वाइन करना है ऑफलाइन, सपोज़ कोई भी है जो मतलब ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना, तो वो सिर्फ ऑनलाइन कोर्स चाह रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर हमारा मिलता है। सबसे पहली बात बता दूं, वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगी, लाइव क्लासेस का प्रोविज़न नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो बहुत हेल्प करेंगे आपको, बहुत तसल्ली से बनाए गए हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं आप। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा। 500 से भी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, नोट्स मटेरियल साथ में मिलेंगे। अगर आपने ये वीडियो कोर्स ख़रीदना है, सबसे पहले हमें थोड़ा डाउट रहता है ना कि पता नहीं हमें समझ में आएंगी कि नहीं चीज़ें, तो आप हमारा ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और उसमें रिकॉर्डेड जो डेमो क्लासेस पढ़ी हैं वो देख लें। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगा कि हमने ज्वाइन करने से बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वो रिकॉर्डेड पढ़ी हैं, वो भी डेमो वीडियोज़, वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आप इससे आपको बेनिफिट होगा, तो आप हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, वीडियोस का कोर्स भी खरीद सकते हैं। और जो वीडियोस को एक से ज़्यादा बार आप रिपीटेडली देख सकते हैं, कोई ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। और क्विज़ और मॉक वगैरह भी साथ में मिलेंगे। वैलिडिटी इसका रहेगा 1 ईयर का। और फिर से अगर आपको इसकी और डिटेल्स चाहिए, जो आपको यहाँ के जो काउंसलर्स है वो बताएंगे, 9988842200 नंबर पर फिर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सेम नंबर है। और ये सब के बाद हमने एक और सेक्शन भी रखा है, जैसे आपको अगर नोट्स ही चाहिए, सिर्फ बच्चे खुद से पढ़ना चाह रहा है, खुद से आता है उसको, बस उसको नोट्स की चाहिए, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए, तो पूरा नोट्स और मटेरियल का कह लीजिए परचेज़ कर सकते हो आप पूरा मटेरियल। तो प्रिंटेड नोट्स होंगे, सिलेबस कवर पूरा करेंगे वो नोट्स आपके।
इंग्लिश मीडियम में नोट्स होंगे, हिंदी पंजाबी में कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है। और जिस भी कोर्स को आप परचेज़ करेंगे अकॉर्डिंगली उसके जो मॉक टेस्ट की जो ऐप में वीडियोस हैं, सॉरी मॉक टेस्ट की जो ऐप में मॉक टेस्ट है जो हमारे उसके उसी कोर्स के, वो आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। और जो नोट्स का मटेरियल का जो प्राइस है वो 4000 है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है जो आपको बताया गया है। और सेम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9988842200। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो हमारी अकेडमी विजिट कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके पहले क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नया पेपर डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन बाय बाय।